नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, यानी गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप मैप में देख सकते हो कि गुप्त वंश जो है पूरा भारत पर कब्जा था, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि मैप में महाराष्ट्र, ये सब एमपी का थोड़ा पार्ट लेते हुए पूरा साउथ जो था गुप्ता वंश से अलग हुआ था। ठीक है, यानी अलग था, उस एरिया में कब्जा नहीं था। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट हो गया, आंध्रा का कुछ पार्ट, पूरा पार्ट लगभग। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, गोवा, इस सब एरिया में गुप्त वंश का शासन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं इसका, देखते हैं कि गुप्त वंश क्या थे। कुषाणों का सामंत हुआ करते थे। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश से थे, जिनका संबंध क्या था, बिहार और यूपी से था। मौर्य काल के बाद गुप्त काल जो है, यानी गुप्त वंश ही सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना करता है। और गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है वो तो ठीक है, लेकिन गुप्त वंश को ही सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के बाद गुप्ता वंश को ही, गुप्ता वाला पीरियड को ही सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा जाता है, यानी द्वितीय शहरीकरण। समझ गया ना, यानी डेवलप वाला एरिया था। अब आता है कि कला और साहित्य का भी डेवलप हुआ था गुप्त वंश में। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त, बताया जाता है। पुत्र थे घटोचक का। ठीक है, इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और आपको प्रभावती और गुप्त के, यानी प्रभावती एक थी, जिनके प्रभावती के पूना और रिधिपुर ताम्रलेख से पता लगता है कि जो घटोचक थे गुप्त वंश के पहला राजा थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभावती के पूना और सिद्धपुर अभिलेख से गुप्त वंश का मेन राजा किसको बोला जाता है, तो घटोचक को। समझ गए, घटोचक को। अब आते हैं, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 334 के बीच में रहते हैं, यानी लगभग 15 साल। ठीक है, उन्होंने 319 में गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। उपाधि उन्होंने किस चीज के लिया था, महाधिराज का। महाधिराज का उपाधि किसने लिया था, तो उनका नाम था गुप्त प्रथम, महाधिराज का उपाधि लिया था। समझ गए यहाँ तक, तो गुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि लिया। अब होता है कि इन्होंने क्या किया, यहाँ आप देखो, इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसीलिए आप देखना कि श्रीगुप्त को, ठीक है, बोला जाता है कि श्रीगुप्त फाउंडर थे, बट वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो किसको बोला जाता है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। क्लियर। इसने क्या किया कि लिच्छवी के राजकुमारी देवी से विवाह किया, और समुद्रगुप्त इन्हीं दोनों के पुत्र थे। समुद्रगुप्त जो थे, यानी सिंपल बात है कि चंद्रगुप्त जो पहला थे, प्रथम थे, उनका शादी हुआ था लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, लिच्छवी जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस जो थी, उनसे शादी करते हैं, और उन्हीं के शरीर से क्या होता है, समुद्रगुप्त के जन्म होता है। समझ गए। तो उस टाइम गुप्त डायनेस्टी जो है उससे बहुत बड़ा मजबूत हुआ करता था। ठीक है, लिच्छवी। अब समझ सकते हो कि लिच्छवी वाला में अगर मजबूत घर में किसी का शादी हो जाता है आपके कंपेयर, तो क्या पावर रहता है। लोग बोलता है ना कि भाई ससुराल यहाँ है, तो यहाँ है, ये है, वो है, XYZ। ठीक है, समझ गए। तो उस टाइम भी यही पावर रहा होगा, किनका, चंद्रगुप्त प्रथम का। उन्हीं के बेटा होते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। अब होता है, इसी ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। और कहीं कहीं ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह बात कही जाती है, यानी सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चलाया था। समझ गए यहाँ तक। अब इनके बेटा होते हैं, उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे, लिच्छवी, मैंने बताया कि लिच्छवी दो ही पुत्र थे, यानी लिच्छवी की उनकी माँ थी, अर्थात हम बोल सकते हैं कि लिच्छवी के पुत्री का पुत्र थे। समझ गए ना, लिच्छवी नरेश के पुत्री का पुत्र थे। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था भारत का नेपोलियन, इनको कहा था स्मिथ ने। ठीक है, नेपोलियन का मतलब होता है, नेपोलियन अगर देखा जाए तो नेपोलियन जो हारा नहीं था। ठीक है, यानी ये भी बताया जाता है कि जब तक रहे आपके समुद्रगुप्त, ये भी नहीं हारे थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो इनको ना हारने के लिए दिया गया नेपोलियन
टाइटल दे दिया गया स्मिथ को। गुप्त वंश का विस्तार अगर देखा जाए इसी काल में स्टार्ट होता है। गुप्त वंश का विस्तार जो हुआ, डेवलप वाला एरिया, कैप्चर करने वाला एरिया इन्हीं के काल में स्टार्ट होता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल में। अब आता है कि समुद्रगुप्त के कई विजय नीतियों में दक्षिण विजय काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात जीत कर राज वापस करना। ठीक है, कि नीति को बोला जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण करना और फिर मोक्ष कर देना, छोड़ देना। ठीक है, यानी जीतना और ठीक है, जीत कर राज को फिर क्या करना, वापस करना नीति था। इसके तहत बताया जाता है कि उन्होंने कि लगभग 12 राज को हराया था। ठीक है, इतिहासकारों ने इसे धर्म विजय भी कहते हैं। इतिहासकारों ने इनको धर्म विजय भी कहते हैं। समझ गए। अब आता है क्वेश्चन कि भाई क्या ये जीत करके फिर छोड़ देना, तो फिर कहाँ से बड़ी वाली बात हो गई। एक्चुअली जिस एरिया को जीतते थे उस एरिया को छोड़ते थे कुछ शर्त पे कि भाई इतना हमको रेवेन्यू देना है, समझ गए, टैक्स देना है, इसीलिए, अदरवाइज फिर आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग टैक्स के अकॉर्डिंग छोड़ देते थे। अब आता है समुद्रगुप्त के अन्य विजय क्या आता है। आर्यवर्त जो है विजय, पहला आर्यवर्त विजय राज्य जो था आपको प्रसभादोरण की नीति अपनाया था। यानी प्रसभादोरण का मतलब होता है राज्यों का भक्षक, राज को हड़प लेना। एक विजय की ये भी नीति थी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था आटविक राज्यों का मतलब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जबलपुर के जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि को, ठीक है, बोला जाता आटविक राज। समझ गए। आटविक राज का मतलब होता है यूपी गाजीपुर से लेकर के जबलपुर वाला एमपी के एरिया तक, ठीक है, प्रतिनिधि को जीत कर सेवक बना लिया। इस नीति को क्या बोला जाता है, परिचारीकृत नीति। देखो, एक तो ऐसा नीति है, उन्होंने बताया कि आर्यवर्त नीति का मतलब होता है राज्य को प्रसभादोरण की नीति अपनाना, राज्यों का भक्षक बना लेना, टैक्स के अकॉर्डिंग, मतलब राज्य को गुलाम टाइप में बना लेना बट टैक्स भी लेते रहना। दूसरा नीति उनका ये था कि राज्य को जीतना, ठीक है, और जीत कर उसको सेवक बना लेना, उसको बोला जाता है परिचारीकृत नीति। ठीक है, सेवक बनाना, परिचारीकृत नीति। एक और था सामवर्ती क्षेत्र पर विजय। ठीक है, इनमें बताया कि किन क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उनसे कर वसूलते थे और वैवाहिक नीति भी अपनाते थे, यानी शादी ब्याह भी कर लेते थे। ठीक है, मतलब अपने सैनिक या अपने आसपास फैमिली का कर लेते थे शादी। ठीक है, तो ये भी नीति था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे, क्लियर, और उनको सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इन्हें कविराज भी कहा जाता है, कविराज राइटर भी थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, और इनके दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्तिकरण में, यानी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसे संस्कृत में किसने लिखा है, हरिसेन। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। यानी प्रयाग प्रशस्तिकरण देखा जाए, प्रशस्ति कहाँ पे है, तो प्रयागराज में। ठीक है, किसने लिखा है, तो हरिसेन ने। ठीक है, यानी वो किससे रिलेटेड है, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान से रिलेटेड है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। समझ गए, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आप देख लेना। अब आते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के मथुरा अभिलेख में समुद्रगुप्त को सभी राजाओं को संहारक कहा जाता है, मुक्तिदाता टाइप में, संहारक मतलब मुक्तिदाता टाइप में कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के शासन में ही मेघवर्मन को श्रीलंका के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी गई। एक्चुअली एक राजा हुआ करते थे श्रीलंका का, जिनका नाम था मेघवर्मन। ठीक है, मेघवर्मन ने रिक्वेस्ट किया था समुद्रगुप्त से कि मैं आपके जो बौद्ध धर्म है गया में, वहाँ एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, मतलब वहीं मठ बनाना चाहता हूँ, बोध गया में एक मठ बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ लैंड दीजिए। तो उन्होंने क्या किया था, मठ बनाने के लिए अनुमति दिया था, लैंड दिया था। समझ गए। तो किसको दिए थे, तो मेघवर्मन। कहाँ के राजा थे, तो श्रीलंका के। किससे रिक्वेस्ट किए थे, तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त कौन थे, तो गुप्त वंश के राजा थे। समझ गए।
यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, उनके बेटा होते हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो या विक्रमादित्य बोलो, विक्रमादित्य बोलो, ठीक है। विक्रमादित्य जो है, उपाधि इनको क्या मिला, तो देवक्षी, देवगुप्त, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधि। वीवीआई है, किसने परम भागवत की उपाधि ली थी, तो चंद्रगुप्त सेकेंड। प्रथम भी देगा ऑप्शन में, वो नहीं थे, चंद्रगुप्त सेकेंड थे। प्रथम क्या लिए थे, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम क्या लिए थे, तब प्रथम क्या थे, यानी महाराजाधिराज का उपाधि लिए थे। महाराजाधिराज की उपाधि किसने लिया था, चंद्रगुप्त प्रथम। द्वितीय ने क्या लिया था, विक्रमादित्य या परम भागवत की उपाधि। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कि विशाख दत्त जो थे, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त नाम का एक शासक हुआ करता था। यानी विशाख दत्त का एक बुक था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले रामगुप्त नाम का शासन बना था। समझ गए, शासक जो थे रामगुप्त नाम के एक पर्सन बने थे। यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब रामगुप्त बने तो रामगुप्त एक्चुअली क्या थे, शकों के आक्रमण के कारण, रामगुप्त इनके बड़े भाई थे, समझ गए ना। रामगुप्त जो थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, यानी समुद्रगुप्त के बड़े लड़के थे जिनका नाम था रामगुप्त, ठीक है। अब क्या होता है कि शक को जो आक्रमण करते हैं, शक डायनेस्टी के जो आक्रमण होता है ना, तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को लेकर के शकों से समझौता किया, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त नाराज होकर शकों को पराजित करने के बाद रामगुप्त की हत्या कर देते, यानी अपने वाइफ को दांव पर लगा देते समझौता के लिए, ठीक है। इसीलिए उनके छोटे भाई जो थे जिनका नाम था, क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य, वो नाराज हो जाते बड़े भाई से कि भाई ये इज्जत की बात है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो। तो फिर ये अटैक करते हैं और शकों को पराजित करते हैं और रामगुप्त को भी हत्या कर देते कि तुमसे बेटर, तुमसे मर्द से बेटर, मतलब तुम्हारे से अगर मर्द है तो उससे बेटर नहीं रहे, ठीक है, इनका मतलब ये था। समझ गए। और स्वयं को क्या बना लेते हैं, राजा बना लेते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया। किस बुक में मिलता है, तो देवी चंद्रगुप्त, किसका बुक था, विशाख दत्त का। समझ गए, विशाख दत्त का। क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकता है कि रामगुप्त भी शासक थे, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो रामगुप्त जो शासक थे इनकी जानकारी मिलती है आपके विशाख दत्त के बुक जो है देवी चंद्रगुप्तम में। क्लियर। अब आते हैं चंद्रगुप्त की विवाहिक नीति क्या था। नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा के साथ खुद विवाह किए थे। वाकाटक वंश के राजा जिनका नाम था रुद्रसेन, साउथ में थे, साथ अपने प्रभावती मैंने अपनी जो पुत्री थी प्रभावती का, उसका शादी किए थे, ठीक है। उसका शादी उन्होंने, प्रभावती का शादी किससे कराया था, तो रुद्रसेन से, वाकाटक वंश के राजा थे। अब आता प्रभावती देवी संभवतः बताया जाता है कि भारत की पहली महिला शासक थी। प्रभावती देवी जो भारत की पहली महिला शासक थी, ठीक है। अब होता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने यानी विक्रमादित्य ने कदम राजवंश में पुत्र कुमारगुप्त का ब्याह किया था। कदम राजवंश में चंद्रगुप्त द्वारा युद्ध के माध्यम से ही अपने राज्यों का विस्तार किया गया, जैसे वाकाटक के शासकों के सहयोग से शकों को खत्म किए, रुद्र सिंह थौड़ के को हराया, ठीक है। और भारत में शकों का अंत करते हैं। एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे क्या है कि रुद्र जो है ना, रुद्रसेन सेकेंड वाकाटक राजा थे, ठीक है, वाकाटक राजा थे रुद्रसेन सेकेंड। लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम था आपका रुद्र सिंह थर्ड, वो थे शक वंश के राजा, ठीक है। वो 395 से 409 के बीच में रहे थे और उनको अपने उनका बेटी का जो शादी हुआ था वाकाटक वंश से, उनके सहयोग से शकों को हराया था, ठीक है, और उनका अंत किया था। और फिर क्या किए इन्होंने, उज्जैन को राजधानी बना लेते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया ना। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है, ठीक है। उज्जैन आपका एमपी में पड़ता है। अगर देखा जाए महाजनपद के अकॉर्डिंग तो किसकी कैपिटल था, अवंती का कैपिटल था, ठीक है।
समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं दिल्ली। देखा जाए यहाँ दिल्ली में स्थित मेहरौली जो है कुतुब मीनार के आसपास एरिया में, तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है, चंद्रगुप्त सेकंड से ही है, लेकिन उस पे चंद्र शासक नामक शासक का नाम रखा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड नहीं लिखा गया, उस पे क्या लिखा, चंद्र नामक शासक लिखा गया। ठीक है। उदयगिरी का गुफा उड़ीसा में जो पड़ता है, चंद्रगुप्त की विजय की जानकारी उदयगिरी से मिलता है। चंद्रगुप्त के विजय की भी जानकारी किससे मिलता है, उड़ीसा के गुफा है उदय, ठीक है, उदयगिरी, वहां से मिलता है। अब आते एक पर्सन थे आपके, चाइनीज यात्री थे जिनका नाम था फाहियान। फाहियान के पुस्तक है फो क्यों की। मध्य प्रदेश के लोग सुखी थे, उन्होंने अपने बुक में बताया था। दंड विधान सामान्य था, मृत्यु दंड सामान्य था, मतलब समान नहीं दिया जाता था। एक्चुअली दंड जो विधान था, जो वो आपको दंड किया जाता था, किसी पर्सन को पनिशमेंट किया जाता था, तो सामान्य था, लेकिन मृत्यु दंड की बात नहीं किया गया। किसने बताया था, फाहियान बताया था। फाहियान कौन थे, चाइनीज यात्री थे जो आए थे इंडिया में। किसके काल में आए थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, याद रखना। ठीक है। अब आते हैं उन्होंने अपने बुक में क्या बताया, बुक का नाम क्या है, फो क्यों की। ठीक है, फाहियान का बुक है। वो अपने बुक में बताया कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रचलन ना के बराबर था। ठीक है। विनिमय हेतु कौड़ियों का उपयोग किया जाता था, यानी विनिमय समझते हो ना, विनिमय का मतलब होता है खरीदारी करना, कि एक सामान दिया दूसरा लिए तो कौड़ी देते थे उस टाइम। फाहियान बताता है कि कपिल वस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर जैसे नगर अपने पतन की ओर था। कपिल वस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर जो एरिया था, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो अपने पतन की ओर था। ठीक है। फाहियान किसी गुप्त शासक का नाम नहीं लिखता है, यह चंडालों का विस्तृत वर्णन करता है और बताता है कि जब ये लोग गुजरते थे तो आम आदमी को रास्ते से हटा दिया जाता था। चंडाल उस टाइम में, क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाने के लिए, किसके बुक में चंडालों का अस्तित्व के बारे में बताया गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फाहियान के फो क्यों की बुक में। ठीक है, इसलिए बताया गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये चंडालों का विस्तृत वर्णन करता है, बताता है कि जब गुजरते थे तो लोग घर में चले जाते थे, हटा लिया जाता था लोगों को भाई। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है सेकंड के दरबार में ही 9 रत्न रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 रत्न। क्वेश्चन में ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में कौन नहीं है, ये कौन है, इस टाइप के। तो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न, पहला जो थे जिनका नाम था कालिदास। ठीक है, कालिदास। दूसरा का नाम है 12 मिहिर। तीसरा जो थे वैद्य थे जिनका नाम था धनवंती। ठीक है। चौथा थे घटकपर्ण। चौथा कौन थे, घटकपर्ण। समझ गए। तो घटकपर्ण कौन थे, आपके 9 रत्नों में थे। घटकपर्ण आपके 9 रत्नों में थे। ठीक है। अब आते उसके बाद कौन थे, अमर सिंह थे। अमर सिंह थे। ठीक है, यहाँ समझ गए। उसके बाद अमर सिंह कोश के लेखक थे। ठीक है। उसके बाद शंकु थे, वरुचि थे। ठीक है। उसके बाद बेताल भट्ट थे, और उसके बाद छप्पन बोलते हैं, छप्पन। ठीक है। तो कितने थे, 9 रत्न थे। पहला का नाम है कालिदास, दूसरा 12 मिहिर, तीसरा धनवंती वैद्य थे, आपका चौथा घटकपर्ण, पांचवा मैंने बताया कि अमर सिंह जो अमर कोश के लेखक थे, फिर शंकु। ठीक है। फिर उसके बाद वरुचि, फिर उसके बाद क्या है, बेताल भट्ट, फिर उसके बाद छप्पनक। ठीक है, ये सब थे। तो 9 रत्न की हो गया क्लियर। अब आते हैं उनके बेटा होते हैं जिनका नाम था कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वीवीआई इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था, क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी चाहे कोई पेपर में। ठीक है। ये 5वीं से 6वीं बीसी की शताब्दी की बात किया, एडी की बात किया जा रहा है। उपाधि इनका क्या था, महेंद्र द्वितीय की उपाधि लिया था कुमारगुप्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटा थे। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का एक प्राचीन केंद्र था। वर्तमान अगर देखा जाए, बिहार के राजगीर के पहाड़ी के आसपास था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। बताया जाता है कि विश्व का पहला
अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय था, पहला था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि लगभग 700 वर्षों तक ये क्या रहा, फलता फूलता रहा, यानी 700 वर्षों तक ही रहा। ठीक है, 700 वर्ष बहुत होते हैं, यहाँ तक रहा। ये आपका नालंदा का आपका फोटो है। ठीक है, नालंदा ऐसे हैं, अभी भी जाओगे तो ऐसा टूटा फूटा है। अब आते हैं कि नालंदा महाविहार के नाम से प्रसिद्ध यह विश्वविद्यालय बुद्ध के समय में ही भी अस्तित्व में था। बुद्ध जो थे उस टाइम में भी था। ठीक है, बताया जाता है कि बुद्ध के समय में भी अस्तित्व में था और संवंती जितने भी थे संवित शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। संवित शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। लगभग बहुत से शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसमें बताया जाता है कि अपने चरम पर नालंदा में लगभग 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे, जिनमें नागार्जुन थे, आर्यभट्ट थे और धर्मकृति प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में। तो ऑप्शन में आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। समझ गए, 1 2 3 वाला, तो ये सब आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रवेश प्रक्रिया क्या था, यानी उसमें एडमिशन करने के लिए क्या प्रक्रिया। बहुत कठिन था, केवल 20% आवेदक ही योग्य होते थे, जैसे कि चीनी यात्री वेन सांग ने बताता है कि जिन्होंने वहाँ 5 सालों तक अध्ययन किया। वेन सांग नाम के पर्सन था, चीनी था, जो 5 साल तक अध्ययन किया। उसने बताया कि इसमें प्रवेश करना लगभग मुश्किल था, लगभग 20% आवेदन ही योग्य होते थे, बाकी रिजेक्ट हो जाते थे 80%। यहाँ क्या था कि बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान ये सब पढ़ाया जाता था। समझ गए। अब बताया जाता है कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे एशिया के विद्वानों ने नालंदा में अध्ययन किया, जिससे यह एक वैश्विक शैक्षणिक केंद्र बना। वैश्विक शैक्षणिक केंद्र बना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन देश इसमें, कोरिया, साउथ, तिब्बत, श्रीलंका, सब के लोग आकर के पढ़ते थे। आप समझ सकते हो उस टाइम भारत कितना आगे था। अब आता है उसके पतन क्या होता है, पतन का कारण। अभिलेख के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक ही बार हुआ था, नहीं 3 बार हुआ था, लेकिन केवल 2 बार ही उसको क्या किया, पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंद गुप्त नाम के एक पर्सन था, 555 से लेकर 67 के बीच में। इसने क्या किया, मिहिर कुल के तहत हूणों के कारण हुआ था। यानी उस टाइम जो स्कंद गुप्त जो था के शासन के दौरान ही मिहिर कुल के तहत हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण वो नालंदा पे, वो भी कुछ तोड़फोड़ किए थे। दूसरा आक्रमण 7वीं BC के शुरुआत में गौदान, ठीक है, गौदास, ठीक है, गौदास ने किया था। इस पर बौद्ध राजा उस टाइम में जो थे, बौद्ध राजा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन 606 से लेकर के 648 ईस्वी विश्वविद्यालय की मरम्मत कराया था। हर्षवर्धन नाम के एक पर्सन था ना, बौद्ध राजा, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, सिंपल बात है, तो उन्होंने इसका मरम्मत कराया था। ठीक है, अब आता है कि तीसरा जो आक्रमण हुआ सबसे विनाशकारी हुआ। अब आते हैं कि 1193 ईस्वी में तुर्क की सेनापति था, जिनका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार, यानी बख्तियार खिलजी। इसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया, सेना ने प्राचीन नालंदा पे आक्रमण करता है और पूरी तरह लगभग नष्ट कर देता है। बताया जाता है कि उसने पूरे आपके लाइब्रेरी में आग लगा दिया था, जो लगभग कितने वर्षों तक आपका आग जलता रहा। ठीक है, अब आते हैं कि पुनर्खोज और पुनरुद्धार। नालंदा के फिर से क्या किया जा रहा है, खंडहरों को 1812 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन नाम के एक पर्सन था, उन्होंने खोजा, ठीक है, इसके बारे में कि भाई नालंदा ये है, इसके बारे में कुछ खोजा। 1861 में जो ब्रिटिश था, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम,
इसकी पहचान की गई, कनिंघम के द्वारा पहचान की गई। ठीक है, पहचान कनिंघम के द्वारा हुआ और खोजा स्टार्टिंग में किसने था, जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने। ठीक है, पुनरुत्थान का विचार अगर सबसे पहले देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, डॉक्टर एपीजे कलाम 2006 में प्रस्तावित किया। ठीक है, कि फिर से नालंदा को पुनरुत्थान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के बाद विश्वविद्यालय 2014 में अपने पहले छात्रों को प्रवेश करता है। वीवीआई है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का आपका पुनरुत्थान कब किया गया। तो स्टार्टिंग तक किए थे एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में, लेकिन बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है 2010 में, वो बनता है। फिर उसके पुनरुत्थान यानी बनावट टनाट होने लगा, जहाँ टूटा फूटा तो उसको क्लियर किया गया, रिनोवेशन किया गया, और फिर 2014 से पहला बैच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या होता है कि 19 जून 2024 को उद्घाटन किया। आधुनिक नालंदा को उद्घाटन मोदी जी किए थे, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, 2014 में मोदी जी उद्घाटन करते हैं। नया परिसर जो 485 एकड़ में फैला हुआ है और यह नेट जीरो पर्यावरण के अनुकूल परिसर है, जिसमें वीवी दोषी ने डिजाइन किया है। वीवी दोषी के डेथ हो गया हाल ही में, ठीक है, याद रखना। तो वीवी दोषी ने पूरे नया जो आपका बन रहा है नालंदा परिसर जो बन रहा है 485 एकड़ में फैला है, तो नेट जीरो पर्यावरण के अनुकूल जो डिजाइन किए थे उनका नाम था वीवी दोषी। समझ गए, दोषी थे, उन्होंने डिजाइन किया था। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, तो ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। 17 देशों के सहयोग से संचालित यह परिसर बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें 20 से अधिक देशों के छात्र पढ़ते हैं। समझ गए, यानी 17 से ज़्यादा देशों ने सहायता किया इसमें। अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सतत विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ाई होता है, जिसमें 20 से अधिक देशों के छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं स्कंदगुप्त नाम के एक थे। हुनों का आक्रमण इसी के काल में हुआ था। मैंने बताया था कि स्कंदगुप्त जो राजा हुआ करते थे, उनके काल में पहली बार अटैक हुआ था हुनों का नालंदा पर, 455 से लेकर 467 के बीच में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने की चर्चा किया गया। वीवीआई है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब आता है भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, और जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि स्कंदगुप्त नाम के जो गुप्त शासक था, उन्होंने मरम्मत कराया था। ठीक है, अब आते हैं गुप्त के अन्य शासक, जैसे पुरुगुप्त होते हैं, बुधगुप्त होते हैं, बौद्धगुप्त होते हैं। ये सब क्या थे, अन्य शासक थे। किसके भाई, गुप्त के अन्य शासक। ठीक है, और भी होते हैं, नरसिंह गुप्त भी होते हैं। ठीक है, और भी है, यहाँ पे देख रहे हो नरसिंह गुप्त होते हैं। मिहिर कुल को पराजित करने के बाद, मिहिर कुल को पराजित किया था नरसिंह गुप्त ने। फिर उसके बाद होता है भानुगुप्त। बताया जाता है कि भानुगुप्त के समय एरन अभिलेख से ही, भानुगुप्त के समय एरन अभिलेख से पता लगता है, भानुगुप्त के एक दोस्त हुआ करते थे गोपराज। गोपराज की मृत्यु हो जाती है, और गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती होती है। अर्थात बताया जाता है एरन अभिलेख से सती प्रथा की पहली जानकारी मिलती है। ठीक है, एरन अभिलेख से सती प्रथा। क्वेश्चन पूछेगा किस काल में, तो भानुगुप्त के काल में। ठीक है, अब उसके बाद एक और पर्सन आते हैं जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त संभवतः बताया जाता है इस वंश का अंतिम राजा थे। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम राजा थे। अब आते हैं गुप्तकालीन अन्य तथ्य, अगर देखा जाए तो क्या है। इस काल में भागवत संप्रदाय का विकास हुआ, भागवत धर्म का। इस काल में लक्ष्मी जी को विष्णु की पत्नी के रूप में जोड़ा गया कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की वाइफ है। इसी काल में क्या होता है, गुप्त काल में कायस्थ जाति का एक वर्ग के रूप में, जो अभी कायस्थ है ना, जो इंडिया में कायस्थ जिसको बोला जाता है, तो वर्ग के रूप में उत्थान होता है इसी के काल में।
कुषाण कालीन वासुदेव प्रथम के अभिलेख में भी कायस्थों की जानकारी मिलती है। यानी गुप्त काल में कायस्थ जाति के वर्ग का उत्थान होता है, ठीक है, उत्थान होता है। और कुषाण एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वासुदेव। वासुदेव प्रथम के अभिलेख में कायस्थ की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कायस्थ की जानकारी किसमें मिलती है भाई? वासुदेव, यानी कुषाण वंश के एक राजा थे वासुदेव प्रथम, उनके। और आपके दूसरा गुप्त काल में भी कायस्थ वर्ग की जानकारी मिलती है। अब आता है, इसमें बताया जाता है गुप्त काल में भूमि के उत्पादन पर टैक्स 1/6 लगता था, 1/6 लगता था टैक्स, ठीक है। यानी अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो लगभग 16-17 रुपया आप टैक्स दोगे, समझ गए? 1/6 का मतलब यही हुआ 1696, 16 रुपया कुछ पैसा। अब आते हैं गुप्तकालीन कला। देवगढ़ के झांसी, देवगढ़ का झांसी का है। दशावतार मंदिर यूपी का पहली बार मंदिर में शिखर का उपयोग किया गया, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार मंदिर में शिखर जो टॉप वाला दिखता है ना, उसका उपयोग किया गया दशावतार मंदिर में, ठीक है। देवगढ़ झांसी में है, ठीक है। अब आते हैं भीतरगांव मंदिर, उत्तर प्रदेश में है। ईंटों का प्रयोग किया गया भीतरगांव मंदिर में, ठीक है। ईंटों का प्रयोग किया गया भीतरगांव मंदिर में। अजंता की गुफा औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, खोज 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा किया गया। अब बताया जाता है इसका संबंध ब्राह्मण यानी हिंदू और बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। महायान में भगवान बुद्ध को देवता माना गया था, ठीक है, हीनयान में नहीं माना गया था। तो महायान धर्म से इसमें क्या है, कुल 29 गुफाओं में चित्र बने हैं, यानी कुल 29 गुफाओं में चित्र बने हैं। रंग का प्रयोग लाल और सफेद, हरा, नीला और काला किया गया, लेकिन पीला नहीं किया गया, समझ गए? पीला की चर्चा नहीं है, ठीक है। पीला का मतलब कुत्ता वाला मत समझना बिहारी लोग, ठीक है। बिहार में जो बोलते हैं ना पीला मतलब कुत्ता, तो यहाँ मत समझना पीला मतलब कलर, येलोइस वाला, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लाल, सफेद, हरा, नीला और काला की चर्चा किया गया है, लेकिन पीला की चर्चा नहीं है, पीला कलर, ठीक है। अब आते हैं कि गुफा नंबर 9 और 10 में क्या होता है। गुफा नंबर 9 और 10 में का संबंध वाकाटक काल से है। वाकाटक मैंने बताया था, वाकाटक के रुद्रसेन सेकंड से शादी हुआ था आपके प्रभावती का, जो किनकी लड़की थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड का, ठीक है, क्लियर। गुफा नंबर 1, 2 से पुलकेशिन द्वितीय की संबंध चर्चा मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय की संबंध होता है 1 और 2 गुफा नंबर से। गुफा नंबर 16 में क्या होगा, मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। मरणासन, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। 17 में चित्रशाला कहते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। 17 को चित्रशाला कहा जाता है जब बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब आते हैं उनके बाद परवर्ती गुप्त, उनके बाद जो हुए गुप्त, उनका क्या रहा। गुप्त वंश के बाद इस वंश में माखरी वंश आता है। इसके वंश के बाद माखरी स्थापित करते हैं, जैसे शार्दुल वर्मन, अनंत वर्मन आदि राजाओं की चर्चा है, ठीक है। ये सब क्या थे, गुप्त वंश के बाद, ये जिसको परवर्ती राजा बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य शासक की जानकारी प्राप्त होती है, इसे परवर्ती, यानी गुप्त वंश के बाद जो शासक आते हैं उनको परवर्ती गुप्त कहा जाता है, ठीक है। उसमें एक और शासक थे जिनका नाम था कृष्णगुप्त। असंख्य शत्रुओं का विजेता, बहुत से शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए थे, इसीलिए उनका नाम है कृष्णगुप्त। हर्षगुप्त होते हैं, महाधिराज की भी उपाधि लिए थे। पहला मैंने बताया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की उपाधि लिए थे, और ये भी लिए थे जिनका नाम था हर्षगुप्त, ठीक है। ये परवर्ती राजा थे। ठीक है, जीवित गुप्त थे, इसे क्षितिज चूड़ामणि भी कहा जाता है, क्षितिज चूड़ामणि भी कहा जाता है, ठीक है। कुमार गुप्त सेकेंड, इन्हें मौखरी वंश के शासक को पराजित किया तथा स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किए थे। कुमार, उनका नाम क्या था, कुमार गुप्त सेकेंड, ठीक है। दामोदर गुप्त की बात होती है। दामोदर गुप्त क्या होता है, मौखरी राजा ने इसे पराजित किया, मगध क्षेत्र पर कब्जा किया। कुमार गुप्त ने मौखरी वंश के शासक को पराजित किया, स्वयं को चक्रवर्ती घोषित किया, लेकिन उसके बाद जो दामोदर गुप्त आते हैं वो हार जाते हैं, और मौखरी वंश क्या होता है कि आकर के मगध एरिया पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माधव गुप्त। माधव गुप्त हर्षवर्धन के समकालीन थे।
हर्षवर्धन ने इसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था। हर्षवर्धन ने अपना प्रतिनिधित्व बना दिया था। आदित्य सेन अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आदित्य सेन मैंने बताया था, समुद्रगुप्त भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, तो आदित्य सेन भी कराए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसने पुनः मगध पर अपना नियंत्रण किया और इसी के काल में चीनी यात्री वांग हुंग आए थे। वांग हुंग इसी के काल में आए थे और इसने परम भट्टारक्ष या महाधिराज का इसने उपाधि लिया था। लो, महाधिराज की उपाधि लेने वाले कौन कौन हुए? तो ये भी हुए, आदित्य सेन भी हुए। उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले एक और थे जिनका नाम था हर्षगुप्त, दूसरा हो गया है। फिर उससे पहले भी थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त पहला। ठीक है, तो पहला हो गया चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त हो गया और उसके बाद आपके आदित्य सेन हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीवितगुप्त। परवर्ती शासक में अंतिम राजा जीवितगुप्त थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? फाहियान और हेनसांग द्वारा वर्णित इंद्रशिला गुफा गिरियक यानी पहाड़ी नालंदा में जो राजगिरी है, खोज कनिंघम ने किया था। 1861 में कनिंघम ने बिहार के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन प्रारंभ किया था। 1861 में बुकनान और हैमिल्टन ने बराबर की गुप्त राजगिरी किले की जानकारी, मैंने बताया ना, फ्रांस के तो हैमिल्टन वो भी थे। स्टीफेन ने बसाड़ और भाखड़ा के अभिलेख की जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफेंस ने बसाड़ और भाखड़ा के अभिलेख की जानकारी की बात करते हैं, वेसिंगटन ने। ठीक है, स्टीफेंस ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब इसके बाद क्या होता है, ऑलटेकर नाम के एक पर्सन थे। 1951 में कुम्हार पटना का उत्खनन करा था। कुम्हार जो पटना, कुम्हार जो बोलते हैं ना, पटना वाला एरिया, वहाँ उत्खनन करते। बोध गया में अवस्थित बकरौर गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है, जब जापानी दल के एक बौद्ध मठ खोजा गया है। ठीक है, जापानी दल के कहाँ पे खोजा गया? तो भाई गया में है, वो सब गया वाला एरिया, बोध गया, बकरौरा गांव है, समझ गया। ठीक है, जैन तीर्थकर की मूर्ति लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ। जैन की मूर्ति। कौरव वंश के बाद पाटलिपुत्र में कुछ समय तक मित्र वंश भी रहे, इसकी भी जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र पर यवनों का शासन 185 ईसा पूर्व में शुंग काल में हुआ था। यवन का शासन, यवन वाला एरिया है ना, वो अटैक किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना शुंग वंश में हुआ था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने किया था। वेनसांग जो तो हर्षवर्धन के काल में थे। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आए थे और पाटलिपुत्र आए थे और 5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लिए थे। वेनसांग पाटलिपुत्र में आए और 5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किए? शिक्षा लिए। यहाँ तक समझ गए? नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा लिया था। ठीक है, अब आते हैं फाहियान 3 साल तक रहते हैं पटना में। ठीक, उसके बाद है आपके ईत सिंह 673 में पाटलिपुत्र आया, 10 साल तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ ध्यान रखना, वेनसांग 635 में आते हैं, फाहियान उससे पहले आए थे और ईत सिंह 673 में आते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर समझ लेना। अब आते हैं मणिनाग मंदिर। मणिनाग मंदिर नालंदा पर बनाए गए विष्णु और गणेश की मूर्ति गुप्त काल की है। मणिनाग मंदिर जो है बना है गुप्त काल में। ठीक है, राजगिरी में अवस्थित जरासंध की बैठक का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। जरासंध मैंने बताया था, जरासंध जिसको हराए थे आपका भीम हराए थे, महाभारत में जो मिलता है चंपा वाला एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि आप महाबोधि मंदिर देखो आप। ठीक है, दर्शन करो। फिर कई चरणों में बना है। बताया अशोक के काल में यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनाया गया था। प्रथम शताब्दी में रेलिंग बनाया गया। वर्तमान परिसर, ये बीपीएससी के क्वेश्चन है कि 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व में बना, संभवतः गुप्त काल में ही बना है। किस पीरियड का है पूछा जाए, कितने नंबर का है, तो 5वीं आई थिंक है, उसके एक बार क्लियर कर लेना, 5वीं है। ठीक है, यानी इससे पहले ही बना है, टूटा है, फिर बना है इस टाइप के, तो 5वीं है। ठीक है, वहाँ पे जो बनाया गया ना, सॉरी, वहाँ पे एक पीपल का पेड़, वो भी बताया जाता, बहुत पुराना ही है। पीपल का पेड़ ही शायद 5वीं बार है, इससे पहले बना था, वो था, वो कट गया, इस टाइप के 5वां है वंशज। ठीक है, जो बीपीएससी मानता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 2002 में यूनेस्को विरासत में घोषित किया गया, यूनेस्को के विश्व विरासत में घोषित किया गया। किसको? नालंदा को। अब आता है नालंदा। ठीक है,
नालंदा विश्वविद्यालय, निर्माणकर्ता और आचार्य कौन थे? नालंदा के कुमारगुप्त ने किया था। शिलभद्र, दिगनाथ और विरोचन इसके आचार्य हुआ करते थे। आर्यभट्ट भी थे, ये सब थे। ओदनपुरी, बिहार शरीफ गोपाल ने किया था। और शांत रक्षित, ठीक है, शांत रक्षित इसके शिक्षक थे। विक्रमशिला जो थे, तो विक्रमशिला धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। ओदनपुरी नालंदा बिहार शरीफ में। इसके अतीश दीपांकर और जेत्री और रत्नाकर नौरोपा इसके क्या थे? आचार्य थे। समझ गए यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग के लिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है बिहार स्पेशल जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने करा दिया, उसको रिवाइज करना, 1-2 बार पढ़ना हो जाएगा। नोट्स अगर बोलोगे तो मैं नोट्स को आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो मेरा है ऑफिसर्स पाथ एकेडमी, उसी के नाम से उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ पर नोट्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ तक क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और देखो यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।